हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति के उस बड़े बदलाव की जो आने वाले वर्षों में देश की लोकतांत्रिक संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। और यह बदलाव जुड़ा है लोकसभा सीटों के विस्तार, परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ी उन बड़ी योजनाओं से जिन पर सरकार अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जब हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें इतिहास की तरफ देखना होगा। साल 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, तब संसद में कुल 489 सीटें थी और उस समय भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। लेकिन आज देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब 50 सालों से लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थिर बनी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब आजादी कई गुना बढ़ चुकी है तो प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ा। अब सरकार ने इसी अनुपात को ठीक करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया और एक साथ 3 बड़े बदलाव करने की तैयारी की है, जिसमें पहला है लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना। दूसरा है पूरे देश का नया चुनावी नक्शा तैयार करना, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा, महिला आरक्षण कानून जमीन पर लागू करना। लेकिन यह पूरा मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इसके साथ कई राजनीतिक और क्षेत्रीय चिंताएं भी जुड़ी हैं। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में यह डर देखा जा रहा है कि कहीं नई व्यवस्था में उनकी सीटें कम न हो जाए। वहीं विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों और बंगाल चुनाव से ठीक पहले यह कदम क्यों उठाया जा रहा है। अब अगर महिला आरक्षण की बात करें तो यह कानून 2023 में ही पास हो चुका था, जब संविधान का 128वां संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। लेकिन इसके बावजूद यह लागू नहीं हो सका, क्योंकि इसमें यह शर्त रखी गई थी कि नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। और यही सबसे बड़ा अड़चन बन गया, क्योंकि नई जनगणना में समय लग सकता है और इसके चलते महिला आरक्षण 2034 तक टल सकता है। अब सरकार इस देरी को खत्म करना चाहती है और इसलिए 3 नए विधेयक लाने की तैयारी में है, जिनका मकसद है 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करना, लोकसभा सीटों की सीमा को बढ़ाना और परिसीमन की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। वर्तमान में एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 1971 में यह संख्या करीब 10 लाख थी। यानी प्रतिनिधित्व का दबाव कई गुना बढ़ चुका है और यही वजह है कि सीटें बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि इसके पीछे एक और राजनीतिक सोच हो सकती है, क्योंकि अगर मौजूदा 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू किया जाता है तो करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है और इससे कई मौजूदा सांसदों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ती, जिससे राजनीति का असंतोष और बगावत की संभावना बढ़ सकती। लेकिन अगर यह सीटें बढ़ के 850 कर दी जाए तो नई सीटों में महिलाओं को आरक्षण देना आसान हो जाएगा और मौजूदा नेताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा विवाद परिसीमन को लेकर है, क्योंकि आमतौर पर परिसीमन हमेशा नई जनगणना के आधार पर होता है, लेकिन सरकार 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि 2029 तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार और इंतजार नहीं कराया जा सकता, लेकिन इस जल्दबाजी पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, जो दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जा सकता है, क्योंकि वहां की आबादी की वृद्धि दर कम हो रही है और अगर परिसीमन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर होता है तो उनकी सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। इसको लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों ने खुलकर चिंता जताई है
और यहाँ तक कि आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं बल्कि कुछ हद तक फायदा ही हो सकता है। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि परिसीमन आयोग किस फॉर्मूले को अपनाता है। अब सवाल उठता है कि यह परिसीमन आयोग कैसे काम करेगा। तो आपको बता दें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं और यह आयोग देश के चुनावी नक्शे को तय करता है। इसके फैसले आमतौर पर अंतिम होते हैं और इनकी अदालत में चुनौती देना आसान नहीं होता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई फैसला पूरी तरह मनमाना या असंवैधानिक हो तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं कि क्या यह सभी बदलाव आसानी से पास हो पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है और फिलहाल सरकार के पास इतना स्पष्ट बहुमत नहीं है कि वह अकेले इस बिल को पास कर सके। ऐसे में विपक्ष का समर्थन बेहद जरूरी होगा और यही वजह है कि यह मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं लेकिन परिसीमन के मौजूदा प्रस्ताव से सहमत नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि यह कदम सामाजिक न्याय के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहा है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सिर्फ सीटों के बढ़ने या घटने का नहीं बल्कि यह भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला फैसला है जो आने वाले दशकों तक देश की राजनीति और प्रतिनिधित्व की तस्वीर को बदल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संसद में क्या होता है। क्या सरकार विपक्ष को साथ लेकर इन बदलावों को लागू कर पाती है या फिर यह मामला राजनीतिक विवादों में उलझकर रह जाता है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बनने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे द संकेत लाइव के साथ।